गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय वर्ष के ऑप्शनल पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हमने दादा भाई नौरोजी के विचारों की शुरुआत की। शुरुआत में हमने दादा भाई नौरोजी के निर्धनता एवं राष्ट्रीय आय संबंधी विचारों को पढ़ा। उनका तीसरा महत्वपूर्ण आर्थिक विचार ड्रेन थ्योरी के ऊपर है, जिसे निकासी का सिद्धांत भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत में जब निर्धनता के कारणों को खोजा तो एक मुख्य कारण आर्थिक निकासी पाया गया। निकासी सिद्धांत नौरोजी की सबसे महत्वपूर्ण देन है। निकासी के सिद्धांत का तात्पर्य है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा वार्षिक उत्पादन का एक भाग ब्रिटेन को भेजा जाना, जिसके बदले में भारत को कोई समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। निकासी सिद्धांत उन तरीकों की व्याख्या करता है जिनके परिणामस्वरूप भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए किया गया। इसके अंतर्गत उन स्रोतों की विवेचना की गई जिनसे भारतीय संसाधन स्थायी रूप से ब्रिटेन को हस्तांतरित किए गए। दादा भाई नौरोजी प्रथम राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे जिन्होंने इस प्रकार की निकासी के प्रति भारतीयों को आगाह किया। निकासी की मात्रा के संबंध में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम गणना प्रस्तुत करी। 1835 से लेकर 1872 तक आर्थिक निकासी की गणना करते हुए दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1883 से 92 तक की अवधि में निकासी की कुल मात्रा कुल 359 करोड़ रुपए थी। निकासी के तरीकों के संबंध में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन जो 1857 में सीधे भारत का शासन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, इस शासन को बनाए रखने के लिए भारी नागरिक प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही सेना को भी मजबूत बनाया गया। इन सभी प्रकार के खर्चों एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए आधारभूत ढांचे का विशेष रूप से रेलवे का विकास किया गया। इन सब सुविधाओं के ब्रिटिश अधिकार में होने के कारण भारत से निकासी संभव हो सकी। भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग देश के बाहर चला जाता था और ब्रिटिश संसाधनों से जुड़ जाता था। दादा भाई नौरोजी ने निम्न तरीके बताए। पहला, हानिप्रद निर्यात। संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की तुलना में बहुत अधिक रहे। विदेशी व्यापार संतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहा, लेकिन फिर भी भारत में निर्यात के संदर्भ में जो नौरोजी ने निष्कर्ष प्रस्तुत किए वे अलग थे। उन्होंने अपनी गणनाओं द्वारा बताया कि 1883 से 1892 के मध्य कुल शुद्ध निकासी की मात्रा 288 करोड़ थी।
जिसमें से 118 करोड़ की राशि विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित आय थी। यह एक मौलिक उदाहरण है कि जिस देश के निर्यात आयातों की तुलना में अधिक हों, उसके बदले देश को हानि वहन करनी पड़े। इसलिए इसे हानिप्रद निर्यात कहा गया है। दूसरा तरीका ब्रिटिश पूंजी का भारत में निवेश रहा। ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करता था और उस निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभ भारत में विनियोजित नहीं किए जाते थे। भारत में इस निवेश का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। निवेश हेतु पूंजी मूल रूप से भारतीय माल के लूट खसोट से ही प्राप्त की गई। इस निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ विनियोजित पूंजी पर ऊंची दर से ब्याज आदि सभी प्रतिवर्ष नियमित रूप से ब्रिटेन को भेजे जाते थे। ये निवेश मुख्यतः उन क्षेत्रों में किए गए जिनसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जा सके। ये क्षेत्र जैसे आधारभूत संरचना, मुख्य रूप से रेलवे, संचार साधन, बंदरगाह, जहाजरानी आदि। दूसरा, निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ बागान आदि। तीसरा, खनन। चौथा, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, वित्त, बीमा आदि। निकासी का तीसरा तरीका ब्रिटेन को निजी प्रेषण के रूप में रहा। ब्रिटेन को धन का निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रेषण को 1 करोड़ पाउंड प्रति वर्ष ज्ञात किया। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा यह निजी प्रेषण इस प्रकार किया जाता था जैसे तैयार वस्तुएं के क्रय के लिए, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के भारत में क्रय के लिए, स्वयं के बाहर रह रहे परिवारों के भरण पोषण के लिए, विदेशों में निवेश के लिए, व्यक्तिगत बचतों का उपयोग और अंत में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद के लिए। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रकार धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो भारत के संदर्भ में काफ़ी सटीक है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन ने भारत के संसाधनों को अनेक तरीकों द्वारा ब्रिटेन भेजा। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष नागरिक और सैन्य व्यय के बारे में विचार दिए। भारत पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए चूंकि ब्रिटेन को विशाल सेना की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने एक विशाल सेना की स्थापना भी की, जिसमें कमीशन प्राप्त अधिकारी ब्रिटिश नागरिक होते थे। 1930 में पहली बार सीमित संख्या में भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी बने। नागरिक प्रशासन में उच्च अधिकारी ब्रिटिश नागरिक ही होते थे। भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश नागरिकों का वेतन व सुविधाएं बहुत अधिक थी। ब्रिटिश नागरिकों पर सेवाकाल में होने वाले खर्चे और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले खर्चे दोनों ही भारतीय कोष से प्रदान किए जाते थे। भारत को गुलाम रखने के लिए ही भारत में
होने वाला सैन्य और नागरिक प्रशासन का खर्चा औसतन 65 से 70% होता था, जिसके अंतर्गत सैन्य खर्चे 40% रहे। नौरोजी ने इस मद को निकासी का एक प्रमुख स्रोत माना। इस मद के अंतर्गत जो खर्चे थे, जैसे अंग्रेज सैन्य प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय, जो बाद में भारत में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों पर खर्च के रूप में देखा गया। दूसरा, भारत में अंग्रेज सैनिक व असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आदि के रूप में खर्चे। तीसरा, भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के विदेशी अवकाश भत्ते व यात्रा किराया। चौथा, भारत में औपनिवेशिक शासन के भूतपूर्व सैनिक व असैनिक कर्मचारियों की पेंशन राशि, जो कि ब्रिटेन में निवास करते थे। छठा, सेवानिवृत्त ब्रिटिश कर्मचारी जो भारत में रहते थे, उनको पेंशन दी जाती थी। और इंग्लैंड स्थित भारतीय कार्यालय पर होने वाला खर्चा भी भारतीय संसाधनों पर ही आधारित था। दादा भाई नौरोजी ने सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज और लाभांश के संदर्भ में कहा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक ऋण लेती थी। ये ऋण ऊंची ब्याज दर पर लिए जाते थे। इन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज व लाभांश निकासी के एक स्रोत के रूप में ब्रिटेन पहुंचते थे। उपरोक्त अनेक तरीकों से दादा भाई नौरोजी ने निकासी के रूप बताए। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी को भारतीय निर्धनता का मूल कारण माना। नौरोजी ने भारत के आर्थिक उत्थान और निर्धनता को दूर करने के लिए अंग्रेज़ों को यह समझाने का प्रयास किया कि वह निकासी में कुछ राशि कम कर धन राशि को भारत में ही विनियोग करे और ब्रिटिश हित में किए जाने वाले व्यय का भार भारत पर नहीं डाले। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही उन्होंने निकासी रोकने का एकमात्र उपाय स्वशासन बताया। उन्होंने कहा कि स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और इसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली घोर दरिद्रता दुर्भाग्य से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कैसे भी उपाय क्यों न किए जाएं, प्रशासन तंत्र में कैसी भी अदल बदल क्यों न की जाए, इससे न तो कोई लाभ हो सकता है और ना होगा। स्वयं सरकार और स्वयं प्रजा ही निकासी बंद कर सकती है। दादा भाई नौरोजी ने कीमत व मजदूरी के संबंध में भी अपने विचार रखे। नौरोजी ने कीमत और मजदूरी को निकासी सिद्धांत के संदर्भ में ही अध्ययन किया। कीमतों से उनका आशय उन कीमतों से था जो कि कृषक अपनी उपज के बदले में प्राप्त करता है। इसी प्रकार मजदूरी से उनका आशय छोटे कारीगर व कृषक मजदूर की दैनिक आय से रहा। नौरोजी ने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यात के कारण कृषि उत्पादकों को कृषि उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होता है, परंतु इसका भारतीय संदर्भ में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह निर्यात हानिप्रद निर्यात है
जिसके कारण आर्थिक निकासी संभव होती है। नौरोजी ने कहा कि पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण बंदरगाह क्षेत्र में होने वाली उपज देश के भीतरी भागों में, जहां इनका अभाव है, नहीं पहुंच पाती। इसलिए इस उपज का विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, न कि इसलिए कि इन्हें ऊंची कीमत प्रदान करते हैं। यदि ये कृषि उत्पादक इनका निर्यात नहीं करते तो इनकी उपज नष्ट हो जाती। नौरोजी ने 1876 के अकाल की व्याख्या भी इसी संदर्भ में की थी। मजदूरी के संदर्भ में भी अच्छी स्थिति नहीं थी। जहां मजदूरों को भुगतान वस्तु के रूप में होता था, वहां मजदूरी स्थिर थी। नगद मजदूरी जहां प्रदान की जाती थी, वहां खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी गिरी हुई थी। इस प्रकार नौरोजी ने यह भी ज्ञात किया कि मजदूरी दरें असमान हैं और यह 2 आने प्रतिदिन से लेकर 5 आना प्रतिदिन है। नौरोजी ने इसके विभिन्न कारण बताए, जैसे सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं का असमान वितरण, पंजाब की अनुकूल स्थिति, अकाल व सूखा, व्यावसायिक फसलों का असमान क्षेत्रीय वितरण।